सो विल स्टार्ट टुडे, है ना, जितना भी हो पाता है। आई डोंट थिंक ये कंप्लीट कर पाएंगे। मेन तो शायद आपके तो डीएनसी होगा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, बट जो पीपीटी मैंने बनाया था इट वाज मेनली जो भी रेगुलेशन रिलेटेड टू एएसयू ड्रग, उसके रिलेटेड पीपीटी बनाया था मेनली। इसमें तो अपना फोकस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पे रहेगा। देखो, रेगुलेशन जो होता है वो बड़ा, मतलब कोई भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले बोलना तो नहीं चाहिए, या डिस्कस करने से पहले पढ़ाना इज़ नॉट करेक्ट वर्ड फॉर मी। डिस्कस करने से पहले बोलना नहीं चाहिए कि बोरिंग है, क्योंकि फिर क्या होता है, हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है जैसे वो सुनता है। बट रेगुलेशन के साथ है, बट रेगुलेशन दो तरह से इंटरेस्टिंग हो सकता है। पहला तरीका कि या तो आप खुद उसके एग्जीक्यूशन में हो, तो आपको समझ में आने लग जाता है कि वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, तो आपको अपने आप याद होने लग जाता है। या फिर बाकी किसी भी टॉपिक की तरह इसको भी स्टोरी टेलिंग में चेंज कर दो। स्टोरी टेलिंग इन द सेंस के आपको समझ में आए कि वो एग्जिस्टेंस में आया कैसे, आज हमारे पास है वो किस रूप में है, तो आपको चीज़ समझने में आसानी होता है। अदरवाइज़ आपको लगता है कि सिर्फ रटना है। तो 2-3 स्लाइड में ऐसा है, इसका हिस्ट्री और इसका इंट्रोडक्शन है क्यों आया। ऑल्दो आपको शायद कोई एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेगा, ठीक है, बट इट गुड टू नो, ठीक है। तो 1947 से पहले एच वी ऑल नो हम पे अंग्रेज़ राज कर रहे थे। तो जो प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम था, उस टाइम तक कोई भी रेगुलेशन या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी, ठीक है। बहुत सारा टाइम मुग़लों का और अंग्रेज़ों का झेलने के बाद में जो इंडियन प्रैक्टिसेस थे वो दबे कुचले चल रहे थे, क्योंकि मुग़लों के टाइम से भी बख्तियार खिलजी कब आया था, 600-700 साल पहले, उस समय से ख़त्म करना शुरू हुआ था, और उसके बाद में 100 साल से ऊपर अंग्रेज़ों को रखा था। तो जो इंडियन प्रैक्टिसेस थी वो थोड़ी बहुत चल रही थी। मॉडर्न प्रैक्टिसेस कुछ चलने लगी थी, बट उसके लिए कोई रेगुलेशन था नहीं। मेनली जो है हम इम्पोर्टेड मेडिसिन पे डिपेंडेंट थे, और जो भी मेडिसिन जैसा भी आ रहा है वो चल रहा है। कोई मर रहा है, किसी को असर हो रहा है, नहीं हो रहा, डॉक्टर कोई कुछ भी दे रहा है, एक मैजिकल रेमेडी बना के बोल रहे हैं यही चीज़ सबकी है। कोई मर गया तो मर गया, कोई स्टैंडर्ड है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो उससे पहले ये कुछ नहीं था। एज आई सेड, मॉडर्न मेडिसिन इंपोर्ट होती थी। पहले क्या था कि प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट इस तरह का स्ट्रक्चर था ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। प्रोविंस को आप समझ सकते हो जैसे अपने स्टेट है ना, अभी स्टेट और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम है। यूएस के अंदर अभी भी प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट है। तो जैसे स्टेट और सेंट्रल है वैसे ही स्ट्रक्चर समझ दो। स्टेट को प्रोविंस बोलते थे, और उसको जो एक पूरा कंट्री हो गया उसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते थे। प्रोविंस के अंदर थोड़ा सा स्टेट के पास में पावर ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू स्टेट्स। जैसे अभी यूएस के अंदर अगर जाओ तो प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर अभी भी है ना। दैट्स वाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स, हाँ, हर एक स्टेट इज़ नोन एज प्रोविंस। चाइना में भी प्रोविंस है। तो उसमें भी प्रोविंस होते थे। तो एक ये हुआ करते थे सर हारून जफ़र, ठीक है। तो ये बाद में तो पाकिस्तान चले गई, इज़ एन पॉलिटिशियन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को रिप्रेजेंट करते थे ये। तो जब इन्होंने ये देखा तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है उसके अंदर रखा, उन्होंने प्रॉब्लम भी बताई, और इन्होंने जो रेजोल्यूशन लाया उसका इन्होंने नाम दिया कंट्रोल ऑफ क्रेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। कहीं लिख दो। मेडिसिन या पता नहीं मेडिसिनल ड्रग ऐसे कुछ था 1927 के अंदर पहली बार, कि हमको इस पे कुछ कंट्रोल रखना चाहिए। और इन्होंने इस रेजोल्यूशन के अंदर 4 तरह की प्रॉब्लम रखी। एक कि ड्रग का अवेलेबिलिटी सबको नहीं है। सेकंड कि अनकंट्रोल्ड यूज़ हो रहा है ड्रग का बाय डॉक्टर्स, किसी में कुछ भी तरह की रेगुलेशन नहीं है। थर्ड थिंग वाज कि पब्लिक डिमांड, क्योंकि इन्फेक्शंस बढ़ रहे थे। ये 1927 चल रहा है, पोस्ट प्लेग 1920 के टाइम फैला था। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत हो रही थी, तो इन्फेक्शियस ड्रग का डिमांड था। एंड फोर्थ वन वाज कि जो मिल भी रही थी इसके बाद में वो या तो अडल्ट्रेटेड थी या फिर सब स्टैंडर्ड थी, है ना। तो इस तरह के ड्रग आ रही थी, तो इन्होंने उठाया, मतलब पहली बार किसी आदमी ने इसको चर्चा में लाया। तो हुआ क्या कि मतलब अंग्रेज़ों को मतलब नहीं था। आप देखो कि उनको मेनली पैसे कमाने से मतलब था। ओपियम प्रोडक्ट के एक्ट थे वो इससे भी पहले आ गए थे, क्योंकि उससे कमाई होती थी, ठीक है। उसके ट्रेड पे वो लोग कंट्रोल करते थे, ड्रग का उनको मतलब नहीं था।
उसके बाद में एक ये क्यूनाइन फ्रॉड होता है 1928 में। इसको एक इंग्लिश ही थे, गिडनी क्या नाम था, हाँ गिडनी नाम था, लेफ्टिनेंट कर्नल गिडनी, उन्होंने ये बात को उठाया कि क्यूनाइन फ्रॉड हो रहा है। क्यूनाइन अपने को पता है मलेरिया के अंदर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी मलेरिया की वजह से डेथ रिपोर्टेड हुई इस टाइम में 1928 के आसपास। ये अगर डेटा देखें डेथ कितनी हुई तो पता नहीं, पर 40 लाख 50 लाख से ज़्यादा लोगों को मलेरिया उस समय हो रखा था, ठीक है। तो क्यूनाइन फ्रॉड जानने में आता है कि क्यूनाइन के नाम पे वो दवाई दे रहे हैं, वो दवाई है ही नहीं, तो लोग ठीक नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से मर रहे हैं। तो ये बड़ा मतलब मोटा जो मुद्दा या फिर बोलो इसकी डिस्कशन बना। उसके बाद में लगातार जो फार्मासिस्ट थे या जो मतलब अवेयर लोग थे, उनकी तरफ से भी इस चीज़ों की डिमांड उठी कि भाई साहब ये दवाइयाँ ठीक नहीं आ रही, मेनली सब स्टैंडर्ड या फिर मिलावटी दवाइयों का प्रॉब्लम था, कि इसको लिए के कुछ होना चाहिए। तो उस दबाव में पहली बार जो है 1930 के अंदर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म करती है ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ठीक है, जिसको हेड करते हैं कर्नल RN चोपड़ा, रामनाथ चोपड़ा, ठीक है। हम चोपड़ा कमेटी एक और भी पढ़ते हैं ना, वो डिफरेंट है, इन्होंने अच्छा काम किया थोड़ा, हमको रामनाथ चोपड़ा के बारे में बताते नहीं, ठीक है। ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी ऑल्सो, ठीक है। ये प्रोफेसर थे फार्माकोलॉजी के डिपार्टमेंट में इन द स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन इन कलकत्ता, ठीक है। तो इनकी मतलब इनको हेड करने देते हैं कमेटी कि आप इस कमेटी को देखिए। तो इनका जो मेन फोकस था वो इम्पैक्ट ऑफ डिफेक्टिव मेडिसिन, ठीक है, इसको स्टडी करना था कि मैन्युफैक्चरर और सेल ऑफ जो हो रहा है एडल्ट्रेटेड मेडिसिन। तो जो हेडिंग था या जो मतलब टास्क दिया था वो ये था। साथ में इनको ये भी टास्क था कि आप रिकमेंडेशन दीजिए कि आगे क्या करना है। इन्होंने क्या किया था, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इट शुड बी द कमेंडेबल। मतलब लोग इतना उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट इसको हम पास्ट में जाके अभी तक इसका इम्पैक्ट देखें तो बहुत होता है। इन्होंने मोर देन 2000 क्वेश्चन के क्वेश्चन बनाए, ठीक है, हज़ारों लोगों, जिसमें कि डॉक्टर्स थे, फार्मासिस्ट थे, जो स्टाफ होता है, नर्सेस, कॉलेजेस, क्लिनिशियंस, जितने भी तरह के लोग हो सकते हैं, इवन जो दवाई बांट रहे हैं या बेच रहे हैं, जो जो पेशेंट्स भी इन्होंने ली, इन सब के इन्होंने इंटरव्यू किए। और 1931 के अंदर इन्होंने डिटेल रिपोर्ट जो है सबमिट की। इसके रिपोर्ट के जो और पॉइंट थे कुछ वो मैं आपको बता देता हूँ। जो जो इन्होंने लोगों से इंटरव्यू किए थे ना, उसके अंदर जो मेन चीज़ें निकल के आ रही थी, एक तो ये निकल के आया कि स्पूरियस ड्रग बहुत मिल रही है, ठीक है, अडल्ट्रेटेड ड्रग बहुत मिल रही है, लिखा कुछ भी हुआ है, अंदर वो मेडिसिन इफेक्टिव है ही नहीं, जो कि क्यूनाइन फ्रॉड में भी बात सामने आई थी। दूसरा कि अब उन्होंने उनको जानने में आया कि ऐसे ऐसी दवाइयाँ लोग बेच रहे हैं जो बोल रहे हैं कि मृत संजीवनी है, मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकती है अगर मौत के 3 घंटे के अंदर अंदर खिला दे तो, ठीक है। ऐसे ऐसे क्लेम कर रहे हैं लोग कि एक ड्रग से ही सारी दवाइयाँ सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और इन्होंने इसके साथ में ये भी देखा कि नॉट ओनली जो ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही थी इंडिया में, इवन बाहर से भी जो आ रहा था तो वो भी कचरा ही डंप कर रहे थे इधर, बिल्कुल पुअर क्वालिटी की ड्रग थी और सब स्टैंडर्ड थी, और उस पर भी क्लेम जो थे वो बहुत हाई टोल क्लेम कर रखे थे। तो मार्च 1931 के अंदर ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ठीक है, जिसमें जो मैंने पॉइंट बताए इस चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग मेडिसिन, इस पर ये बोलते हैं कि ये हमारे कंट्री के अंदर होना चाहिए। इन्होंने कोई बिल का या इस तरह का ड्राफ्ट नहीं दिया, बट ऐसी रिकमेंडेशंस थी कि ये होने चाहिए। इसमें इनका एक रिकमेंडेशन ये था इस कमेटी का इम्पोर्टेंट, कि आप इसको एग्जीक्यूट जैसे भी करें, बट एक सेंट्रल ड्रग लॉ होना चाहिए जो कि पूरे देश में एक जैसा हो, ठीक है। फिर बाद में आप प्रोविंस को एक्स्ट्रा कुछ दे सकते हो, तो कंट्रोल करें, बट एक ये होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक बार फिर से अंग्रेज़ों ने जो उसको है ठंडे बस्ते में डाल दिया, कुछ खास उस पर हुआ नहीं। हाँ, एक ये भी चीज़ हुई थी कि जैसे भी पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन आता है, ये भी चीज़ उन्होंने देखो 1930 के अंदर इन्होंने हाईलाइट करी कि लोग कुछ भी मिला के कुछ भी बेच रहे हैं, तो कुछ रेगुलेशन होना चाहिए टू कंट्रोल जो पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन है उसके लिए भी, ठीक है। तो वो फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। ब्रिटिशर्स जो है वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे,
तो बीच में एक बार भारत को फ्री कर दें ऐसी बात पहले भी चली थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, और वहाँ पे उन्होंने ड्रग को जो है प्रोविंस का मैटर मान के और छोड़ दिया, और बोले सेंटर जो है यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ इम्पोर्ट पे कंट्रोल करेगी। हाँ, वो उन्होंने छोड़ दिया। बट प्रॉब्लम तो आ गई थी, अब इतना 20 साल से बात हो रहा है तो वो फिर से होगा। तो आगे जो है ये इसको कंट्रोल करने के लिए, इंपोर्ट के लिए, ये ड्रग इंपोर्ट बिल आए 1939 में। तो वो प्रॉब्लम तो चल ही रहा था, इनका रिकमेंडेशन भी था, एंड उसमें भी सेम चीज़ थी कि प्रोविंस को आप स्टेट का वो अपने देखे और ये इंपोर्ट पे कंट्रोल करें। ये बिल जो है वो पास नहीं हो पाया, ठीक है, ये रिजेक्ट हो गया। तो उसके बाद में 1939 में ड्रग बिल आया जो पास 1940 में हुआ, दैट वाज द ड्रग बिल, और वो पास हुआ था और उसको हम बोलते हैं द ड्रग एक्ट ऑफ 1940। इसको ठीक से इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या इसके अंदर आगे ये चीज़ें करी, इसके लिए दो इन्होंने कमेटी बनाई थी। एक तो टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनाया था जिसको ये ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड डी टैब बोलते थे, और सेकंड था ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ठीक है। ये बड़ा इन लोगों की मेहनत लगी, खासकर आर एन चोपड़ा और इनके जो साथी कलीग थे, जहाँ से कि ड्रग बिल आया। सोचो इस चीज़ का इम्पैक्ट इतना है कि यहाँ पे उन्होंने इतना मेहनत किया, इम्प्रूवमेंट्स आए, और दो स्टिल बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अभी भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बनती है हमारे ड्रग्स का, बट वो चीज़ इम्पैक्ट इतनी करती है। आज इंडिया को फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड का। तो खासकर अभी कोविड या पोस्ट कोविड में हमने कितने कंट्रीज़ को मेडिसिन और उसके बाद में वैक्सीन दिया, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट और होता ही है। सो 1940 के अंदर जो ड्रग एक्ट बन गया, और 64 के अंदर इसके अंदर कॉस्मेटिक भी जोड़ दिया, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बन गया। इसी वजह से जब आप डाउनलोड करके इसका कोई भी देखते हो तो कोई कोई जगह कॉस्मेटिक ब्रैकेट में लिखा रहता है, उसके ऊपर फुट नोट है, क्योंकि हर जगह ड्रग के साथ में एंड कॉस्मेटिक बाद में जुड़ा है। अपन पूरा हिस्ट्री पे लेक्चर कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मतलब और भी डीप में जा सकते हैं इन चीज़ों के ना, कि ये क्या क्या इवेंट हुए थे, उन्होंने किस किस से क्या क्या बात की। सो अब बात करते हैं कि चलो ये रेगुलेशन तो आ गए, ठीक है, हम कब इसके अंदर आए वो भी बताऊंगा, ये ड्रग रेगुलेशन का बात आ गया। अब बात आते हैं कि हमारे से रिलेटेड रेगुलेशन क्या थे। तो हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, तो उसमें एक ये पढ़ते हैं बोरे कमेटी, और बोरे कमेटी में किया गया था हमको पता नहीं है। तो एक कमेटी बनी थी बोरे कमेटी, इस कमेटी का नाम था द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। दिस वाज द फर्स्ट कमेटी हु एंडोर्स्ड मॉडर्न मेडिसिन एज नेशनल मेडिसिन इन 1946, ठीक है। और वहीं से इन्होंने नेशनल मेडिसिन का जो डिबेट था उन्होंने शुरू कर दिया। फिर बाद में आर एन चोपड़ा साहब फिर से आते हैं पिक्चर में, ये शायद पोस्ट इंडिपेंडेंस का है, ईयर नहीं लिखा मैंने। तो ये कमेटी बनती है ऑन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो भी इंडिया के थे, इंडिया के इंडिजिनस थे उनको। तो इन्होंने ये, आज तो कुछ और हो जाता इन्होंने आयुर्वेद को द हिंदी मेडिसिन, सॉरी हिंदू मेडिसिन बोला था, ठीक है। उसके बाद वो रिपोर्ट चलती रही, मतलब क्योंकि नेशनल मेडिसिन यहाँ से एंडोर्समेंट हो गया, इन्होंने हिंदू मेडिसिन बोल दिया, तो ऑब्वियसली कोई इसके अपोज में भी होंगे। विल नॉट गो इन डिटेल की कमेटी से क्या होगा, क्योंकि फिर हम थोड़ा पथभ्रष्ट हो जाएंगे। अगर हमको इंटरेस्टिंग लगा तो हम इस पे एक दिन बात कर सकते हैं बिना पीपीटी बनाई, कि कैसे कैसे हम यहाँ तक आए। मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है कि हिस्ट्री क्या रही। उसके बाद में रिकॉग्निशन हमको कब मिला ये याद रखना ज़रूरी है, 1963 के अंदर। 1963 के अंदर रिकॉग्निशन का मतलब है कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था उसके अंदर जो डेफिनेशन जोड़ी गई आयुर्वेदिक मेडिसिन की 1963 में जोड़ी थी, ठीक है। और दूसरा हमारा रिकॉग्निशन के लिए ये एक एक्ट इम्पोर्टेंट है, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970, जो हमारा स्टेट रजिस्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से हम उस रजिस्टर में एंटर होते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसी कैसे होता है। उसके बाद में आप देखोगे कि कमेटी रिसर्च में भी बनी है काफ़ी ना, कमेटी ऑन रिसर्च, बॉम्बे कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1950, और भी कई सारी। तो एक ये भी डिस्कशन था कि आयुर्वेद में रिसर्च होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब हमारे लोग ऐसे भी थे हु वेर इन अपोज, वो बोले कि आयुर्वेद तो परिपूर्ण है, इसमें कोई रिसर्च की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है।
तो मतलब आप यू विल नॉट बिलीव कि हम जहाँ पे हैं, मुझे लगता है कि हिस्ट्री में शायद ये चीज़ें इस तरह से इंटरेस्टिंगली बतानी चाहिए तो हमको समझ में आए। हम है रिसर्च कर रहे हैं, कोई पीजी पीएचडी में कर रहा है, और रिसर्च काउंसिल्स भी बन गई, बट एक टाइम वो भी था पंडित कमेटी। ये कमेटी इसके लिए बनी थी जिसने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिसर्च सेंटर के लिए एक ये बनी थी, एक कमेटी और बनी है, हाँ, उडुपा कमेटी आयुर्वेदा रिसर्च एवेल्युएशन, जो हमारे सेंट्रल काउंसिल और जो भी सेंट्रल बॉडीज़ बनी है वो इसके रिकमेंडेशन पे बना था। उसके बाद में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था जिसकी वजह से दवे कमेटी, जिसकी वजह से शायद थ्रू आउट हमारा सिलेबस सेम है उन्होंने, क्योंकि हर जगह अपनी अपनी परंपराएं चल रही थी, लोग अपने तरह से पढ़ा रहे थे, ना तो प्रॉपर परंपराएं रह गई थी ना वो प्रॉपर एजुकेशनल सिस्टम हुआ था। तो 1956 के अंदर दवे कमेटी की रिपोर्ट आई थी, और ये कमेटी इसी चीज़ पे थी कि जो स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन ऑफ जो आयुर्वेद का है वो सेम हो थ्रू आउट कंट्री, ठीक है। और फिर उडुपा कमेटी बनी थी, ये तो बड़े मतलब अभी भी काफ़ी लोग इनका जिक्र करते हैं, अगर आपने सुना हो तो। चला था 1963 के अंदर भी कमेटी बनी है, शुद्ध आयुर्वेद एजुकेशन कमेटी, ठीक है। फिर इन कमेटी के जो भी रिपोर्ट्स रहे, इफ़ यू वांट अदर देन सब्जेक्ट, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो हम एक दिन पूरा इन चीज़ों पे बात कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री है ना, आज हिस्ट्री ब्रीफ है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। चला तो ये अलग अलग कमेटी बनी, ऑल्दो इन कमेटियों का डायरेक्टली रिलेशन टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वो नहीं है, बट ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री चल रही थी तो मैंने बता दी, ठीक है। एज आई सेड के हम 1964 के अंदर जो है आयुर्वेदा इसके अंदर आया ना, जो हमने पिछली स्लाइड में बात किया था। अब हम 1964 के 63 के अंदर आ गए, ठीक है। अब आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंज हो कि क्या क्या चीज़ आई, जैसे आपने अभी लेटेस्ट अभी भी कल परसों किसी ने शेयर किया था, आपने देखा भी होगा ना, रूल 170 को हटा दिया, हाँ हाँ। हालांकि उसको लेके कुछ ना कुछ रेगुलेशन बनेगा अभी, क्योंकि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया तो उस पर उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दी है, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली गाइडलाइन या रेगुलेशन आने वाला है उस पर। फिर 1982 का एक अमेंडमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइम पे पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन का जो डेफिनेशन ऐड हुआ है, ये जो क्लासिकल में नहीं है बट क्लासिकल बुक्स में इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स करके जो बना रहे हैं, ठीक है। फिर 2010 के अंदर रूल 158B ऐड हुआ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। जब इसको उस रूल पे जाएंगे तो यहाँ वापस आ जाएंगे कब ऐड हुआ है, या फिर जब उसको डिस्कस करेंगे तब बता देंगे। इसके अंदर चीज़ें तो और भी हुई है बीच में, इसमें अमेंडमेंट हो गया, मैंने मेन पॉइंट लिखा है। जब 63 के अंदर डेफिनेशन आया, उसके बाद में 82 के अंदर पेटेंट प्रोप्राइटरी आया, 158B आया, 2018 के अंदर ऐड हुआ था रूल 170, एक 2020 में ई औषधि, इसके काफ़ी पहले से ये मतलब डिस्कशन हो गया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सजेस्ट किया था सारे स्टेट्स को कि आप जो है ई औषधि लगाइए, किसी स्टेट का था किसी का नहीं था, जैसे महाराष्ट्र में शायद और गुजरात में आई डोंट नो, पर महाराष्ट्र में बहुत पहले से चल गया था, पर बाकी सारे स्टेट कर नहीं रहे थे। तो 2020 कोविड का टाइम आया तो उसको रेगुलेशन बना के इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि ई औषधि पोर्टल ओपन करिए, जो भी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जिनके पास है, वो ई औषधि से ड्रग अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई औषधि फॉर दोज पीपल, ई औषधि पोर्टल है, ठीक है। अब होता क्या है कि आयुर्वेदिक औषधि बनाने के लिए आपको जो है आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। बढ़िया, चला गया। लाइसेंस के साथ में जीएमपी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। आपने जो इसका रिक्वायरमेंट है और जीएमपी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ऑडिट होने के बाद मान लो आपको ये दोनों चीज़ मिल गई, उसके बाद में इस मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के अंदर ऐसा नहीं है कि लाइसेंस मिल गया तो आप कुछ भी बना लोगे। आपको आपके ड्रग जो आपको बनाना है, चाहे वो क्लासिकल हो या प्रोप्राइटरी, उसके अप्रूवल अलग से लेने पड़ते हैं। तो पहले ये होता था कि मेरे पास में मान लो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है तो मैं अप्लाई करता था जाके आयुष, या फिर हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। कहीं पे स्टेट एफडीए बना हुआ है, कहीं पे आयुष ही लेता है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग सिस्टम है। वहाँ पे जाके मेरे को हार्ड कॉपी में एप्लीकेशन देना पड़ता था। एप्लीकेशन देता था मेरे लाइसेंस नंबर के अंदर ही, आई एम दिस आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर विद लाइसेंस नंबर दिस वांट टू मैन्युफैक्चर दिस मेडिसिन
हियर इज़ द लिस्ट ऑफ मेडिसिन, उसके साथ मेरे को उसके रेफरेंसेस लगाने हैं, क्वालिटी टेस्टिंग जो भी चाहिए, और एनेक्सर्स चाहिए, या प्रोप्राइटरी के केस में मान लो रिपोर्ट चाहिए, पायलट रिपोर्ट या सेफ्टी जो भी चाहिए उसके साथ अटैच करता था। ई औषधि आने से क्या हो गया, अब ये इनके लिए है, ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो ड्रग अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट इससे, ई औषधि से, ये उनके लिए, हाँ उसका ज़रूरत नहीं है। और उससे क्या है कि एक तो करप्शन भी कम होता है, और वो रियल टाइम जो है इसको ट्रैक कर सकते हैं कि क्या स्थिति है, ठीक है। और उसी में मान लो अगर कोई करेक्शन आता है कि आपको आपके एप्लीकेशन में ये कमी है, ठीक करना है, तो दैट दे कैन डू। को भी कोई रूल 70 पूछता है तो दैट इज़ फॉर एडवर्टीजमेंट ना। और वो थोड़ा सा वियर्ड भी था मेरी समझ से, है ना भाई, एडवर्टीजमेंट वगैरह पे कंट्रोल रखे गवर्नमेंट, बट मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बोल रहा हूँ, जैसे हम जो है पिछले 35 ईयर्स में ग्रो क्यों हुए, क्योंकि इकोनॉमी क्लोज से ओपन हुई, है ना। लाइसेंस राज जिसको बोलते हैं, हर चीज़ की लाइसेंस था वो ख़त्म कर दिया। तो आप रेगुलेशन बनाए, गवर्नमेंट रेगुलेट करे, ओवरसी करे कि वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सब चीज़ के लिए अगर लाइसेंस होने लग गया तो वो सेम कंडीशन में पहुंच जाएंगे। उसमें कुछ जगह पे ऐसा था कि आप ये नाम नहीं यूज़ कर सकते, नहीं यूज़ कर सकते। एक कंपनी, उसका नाम नहीं बोला, उनके लोगों में उनके दादा का फोटो था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द कंपनी। वो रेगुलेशन की वजह से, क्योंकि उनको वो फोटो हटाना पड़ गया। ओके, मेरे पास में इसका कॉपी पड़ा होगा, मैं पढ़ के आपको बता दूं उसके बारे में। आई फॉरगॉट दैट। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरा फोटो लगा रहा हूँ, किसी को क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर मेरा क्लेम गलत है तो आप उस पर मेरा को कार्रवाई करो, मैं मिसलीड कर रहा हूँ, ठीक है, तो करो। को भी थी थोड़ा इकोनॉमी को मुझे लगता है ओपन रखना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल होना चाहिए, बट हर चीज़ पे लाइसेंस लगा देंगे तो मार्केट रुक जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो रेगुलेशन रिलेटेड टू आयुर्वेदा या आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन कौन से होते हैं, ये मुझे लगता है शायद मोस्ट ऑफ दीज जो है वो आपके सिलेबस में होंगे, शायद दिखेगा नहीं उधर आऊँगा तो, ठीक है। तो एक तो द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये हम पढ़ने ही वाले हैं। सेकंड इज़ द ड्रग रूल्स 1945, जिसको कि आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स भी बोलते हो, दिस इज़ नाउ नोन एज ड्रग रूल्स, ठीक है। जिसको आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स बोलते हो वो अब नाउ ड्रग रूल्स है, वो बताएंगे। उसके बाद में ये आपका जो आयुर्वेद आहार है 2020 में जिसका रेगुलेशन आया। अगला चीज़ है DMR, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट। ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का मामला हुआ था, इसका बहुत डिस्कशन में आया था, अगर आप लोग उसको फॉलो किए होंगे ना। ये बताता है कि कौन कौन सी कंडीशन में आप जो है एडवर्टाइज नहीं कर सकते, है ना। अपन इसको भी हो सका तो डिस्कस करेंगे। फिर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये जनरली कोई भी प्रोडक्ट पे लगता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जैसे आप फॉल क्लेम नहीं कर सकते, जो आपने लिखा है वो आपका प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूनानिमस है सारी चीज़ों पे ही, तो इस पे भी लगता है। और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, ये ऐसे बताता है कि आपका प्रोडक्ट का पैकिंग किस तरह का होना चाहिए, बॉक्स साइज़ कैसा है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए वगैरह, ये सब होता है। तो ये दोनों तो मुझे लगता है आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप लोग पैकेजिंग या फिर लेबलिंग डिपार्टमेंट में किसी कंपनी में गए या खुद का स्टार्ट किया तो शायद आप रिव्यू करेंगे। मेन जो हमको पढ़ना है कॉस्मेटिक एक्ट, रूल्स, आयुर्वेद आहार अगर आपके सिलेबस में आया है तो वो, एंड नेक्स्ट वन इज DMR, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। हाँ, अब हमने शुरू कर दिया है द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जिसके लिए हमने आज ये चर्चा शुरू की थी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, कहीं से भी आप इसका कॉपी डाउनलोड करोगे, जैसे आप लोग पूछ रहे थे बुक लें या नहीं लें, तो कभी कभी बुक के अंदर कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का है टू रेगुलेट क्या चीज़, इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। हाँ, कॉस्मेटिक ब्रैकेट में जैसे मैंने बोला था, इधर फुटनोट लगा हुआ है, ऐड हुआ है 60s में, इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल। ऐसा कुछ दिखता है जब आप इसको डाउनलोड करने का मेन सोर्स हो सकता है CDSCO की वेबसाइट। CDSCO पता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
हम पे तो डायरेक्टली नहीं लगता, मॉडर्न ड्रग को कॉस्मेटिक को पूरे कंट्री के अंदर ये देखता है। ठीक है, तो ये लिखा रहता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, और ये तो पुराना है तो कॉस्मेटिक रूल्स लिखा है, नहीं तो ड्रग रूल्स ऑफ 1945 लिखा होगा। ये जो जैसे उसके अंदर संसद के अंदर रखे जाते हैं ना कि कौन से नंबर का कानून, जैसे अपन सुनते हैं अभी कि इतने प्रस्ताव रखे गए, तो 23rd है ये उसमें 1940 के अंदर जो रखा गया। आगे चलो, ये तो मतलब पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर था, उसी के अंदर हम आते थे, तो वही लिखा हुआ था। पर नहीं, पर इस पर तो नहीं लिखा आएगा ना, क्योंकि उसके साथ तो है ही वो। हो सकता है कि इसके एडिशन में कुछ आ जाए। मैंने इसके नई की ऑफिशियल कॉपी नहीं देखी, ये पूरा डाउनलोड किया हुआ फोटो है इसका ये, और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, और पहले हम डिपार्टमेंट ऑफ ISMNH से, ठीक है, वो भी ज़्यादा पुराना नहीं है, 90s में बना था। उसके बाद में हम डिपार्टमेंट ऑफ आयुष बने, एंड थैंक्स टू मोदी जी 2014 में हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बन गए। डिपार्टमेंट ऑफ ISMNH तो पता होगा ना तुमको, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। पहले ये था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 96 में या 5 में कहीं बना है, उसके बाद इसी को चेंज करके आयुष बनाया था, और ये शायद 2003 में बना होगा, पता नहीं यार, हमारे टाइम तो तैयारी में हम पढ़ते थे, मुझे ये याद नहीं है। तो अब एक्ट शुरू करते हैं। एक्ट जो है मतलब एक्ट का स्ट्रक्चर ये है, 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर डिस्क्राइब है 38 सेक्शंस में, और 2 शेड्यूल है। इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को, ये याद रखना है कि एक्ट के शेड्यूल 2 ही है, शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड। उसमें भी अपने काम का शेड्यूल फर्स्ट ही है, जिसके अंदर अथॉरिटेटिव बुक्स ऑफ ASU सिस्टम है कि क्लासिकल आयुर्वेद की बुक कौन सी मानी जाएगी, वो शेड्यूल 1 बताता है। उसके अंदर सिर्फ बुक है, हाँ इतना ही है। और शेड्यूल सेकंड के अंदर स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग है, वो हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन के लिए है। एक्ट बहुत छोटा है, एक्ट से डरने का नहीं, रूल लंबे हैं। कहाँ है सीधा? सीधा तीनों है ना, ASU आयुर्वेद सिद्धा यूनानी, तीनों के अथॉरिटेटिव बुक्स है। कि बुक्स तो बहुत सारी है ना आयुर्वेद की, गवर्नमेंट की। आप अपन आयुर्वेद की डेफिनेशन पढ़ेंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन की। आयुर्वेदिक मेडिसिन उसी को बोला है जो कि इन बुक में से दिया हुआ कोई फॉर्मुलेशन है ना। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन वही है। तो तुम कुछ भी लाओगे जी, मेरे को मैंने दादाजी की मिल गई, मैं ये मेडिसिन है, वो नहीं काउंट होगा। तो पहले तो स्ट्रक्चर याद रखो, 5 चैप्टर डिस्क्राइब है 38 सेक्शंस में, और 2 ही शेड्यूल है, शेड्यूल फर्स्ट सेकंड, अपने से रिलेटेड शेड्यूल फर्स्ट है। और जो 5 चैप्टर में पहला चैप्टर इंट्रोडक्टरी, जिसके अंदर डेफिनेटली डेफिनेशंस होगी। फिर ये जो सेकंड चैप्टर है, ये जो DTEP था उसको डिस्क्राइब करता है, जो टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है उसको। थर्ड जो है इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ड्रग यहाँ पे मॉडर्न ड्रग है। फोर्थ जो है मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, अगेन मॉडर्न ड्रग। और 4A जो हमसे रिलेटेड है, प्रोविजन रिलेटेड टू ASU यानी आयुर्वेद सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। और चैप्टर 5 मिसलेनियस। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, शायद आप लोग याद भी करके आए होंगे इसकी प्रिपरेशन में, कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आयुर्वेद या ASU से रिलेटेड चैप्टर कौन सा है। तो सिर्फ चैप्टर 4A है हमसे रिलेटेड, ठीक है। तो स्टाइलस कहाँ गया? तो हमसे रिलेटेड जो मैटर आएगा वो एक तो ये अथॉरिटेटिव बुक्स जो है शेड्यूल फर्स्ट में ये है। इसके अंदर डेफिनेशंस आएंगी। डेफिनेशन भी मेनली तो 2 डेफिनेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट, आयुर्वेदिक ड्रग की पकड़ लो, और पेटेंट प्रॉपर्टी, 3 मेडिसिन, 3 बहुत है। और फिर ये